ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर धाम की जय हो। मित्रों, आपके मन में कभी न कभी ये विचार जरूर आता होगा कि आखिरकार यह बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनको यह चमत्कारिक शक्तियां आखिरकार कहाँ से प्राप्त हुई। कुंडली का वह कौन सा योग था जिन्होंने इनको इतनी बड़ी विलक्षणीय शक्ति प्रदान कर दी। तो क्या हमको भी ये चमत्कारिक शक्ति मिल सकती है? और कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिसके द्वारा यह चमत्कारिक शक्ति प्राप्त होती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन राशि की कुंडली में या मिथुन लग्न की कुंडली में वह चमत्कारिक योग ऑलरेडी मौजूद रहता है। आपको केवल उसे पहचानना बस है। आप यह बागेश्वर धाम की कुंडली देख रहे हैं। अब इस कुंडली में केवल आपको एक जगह अपनी नजर फैलानी है, जहां पर नंबर 1 लिखा है, जो कि अष्टम भाव है। केवल आप उसको देखिए और याद रखिए, कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वह रहस्य का और चमत्कारिक शक्तियों का ही भाव होता है, मिस्टीरियस पावर का भाव होता है। तो अगर अष्टम का स्वामी नवम भाव पे चला जाता है तो आदमी को विलक्षणीय शक्ति प्राप्त हो सकती है। आप बागेश्वर धाम की कुंडली में देखिए, अष्टम भाव का जो स्वामी है वह क्या है? मंगल है। और मंगल नवम भाव में भाग्य भाव पे चला गया है। तो अष्टम का स्वामी जब भी नवम भाव में जाएगा, याद रखिएगा, आपकी कुंडली शक्ति जो है वह जागृत हो जाएगी और आप विलक्षणीय शक्ति के, चमत्कारिक शक्ति के हकदार बन करके रहेंगे। अब ये जो कुंडली है उसमें आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि मंगल की स्थिति मजबूत होनी चाहिए और मंगल जहां पर बैठा है उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है। तो आपको मालूम है कि नवम भाव पर अगर आप देखें तो वृष राशि पड़ती है और वृष राशि का स्वामी शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में अपनी ही राशि में पड़ता है। तो आगे चल करके हम यह देखेंगे कि जो मिथुन राशि की कुंडली है उसमें क्या इस समय इस तरह के योग बन रहे हैं जो हमें एक प्रकार से चमत्कारिक शक्ति प्रदान कर देंगे। तो मैं आपको मिथुन राशि और मिथुन लग्न की कुंडली का उदाहरण देकर अभी समझाऊंगा कि वास्तव में ऐसे ही योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली आपको दिख रही है और मिथुन राशि में अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश कौन होता है? मिथुन राशि में अष्टम भाव का स्वामी शनि होता है और नवम भाव का स्वामी कौन होता है? वो भी शनि ही होता है, क्योंकि मकर और कुंभ राशि अष्टम और नवम भाव पे आती हैं। तो आपके लिए तो ऑलरेडी एक सबसे बड़ा वरदान है कि एक ही ग्रह जो होता है वह अष्टम और नवम दोनों का स्वामी है। अक्सर ज्योतिष में कह दिया जाता है कि शनि तो अष्टम भाव का स्वामी होता है मिथुन राशि की कुंडली में या मिथुन लग्न की कुंडली में, इसलिए ये अच्छा नहीं है। याद रखिए, ये वरदान है आपके लिए, यह वरदान है आपके लिए कि अष्टम और नवम दोनों का वो स्वामी है। और अगर आप में रहस्यमयी शक्तियां जग गई ना, जितने भी बड़े बड़े साधु संत और रहस्यमयी शक्तियों के लोग बने हैं, याद रखिए वह अष्टम भाव से और नवम भाव से ही बने हैं। तो आप जैसा ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें अष्टम का स्वामी शनि है, नवम का भी स्वामी शनि है। यदि कुल मिलाकर आपका शनि नवम भाव पर विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, तो याद रखिए आप भी बागेश्वर धाम जैसी विलक्षणीय शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी इस बात पर विश्वास करिए, आप विलक्षणीय शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है, केवल आपको पहचानना है। अब इस समय का जो योग बन रहा है, याद रखिएगा, इस समय आपके शनिदेव कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, तो अष्टम का स्वामी नवम में ही चल रहा है गोचर में। इसीलिए मैंने कहा है कि ये वो समय है जब आप विलक्षणीय शक्ति, एक चमत्कारिक शक्ति, बिल्कुल बागेश्वर धाम जैसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शनि इस समय अपनी ही राशि में नवम भाव पर विराजमान है। अब बहुतेरे लोग ये कह सकते हैं मुझसे
क्वेश्चन करेंगे, निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि महाराज हमारी कुंडली में तो शनि नहीं बैठा है नवम भाव पर, या गोचर में अभी तो शनि है लेकिन 2025 में तो ये कुंभ से मीन में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण सहित आपको समझा दूं बात कि अगर आपको देखे कुंडली कर्म प्रधान होती है, आपने दोहा भी सुना है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ततस फल चाखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुंडली में शनि वहां पर नहीं बैठा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर बैठा है तो बहुत आसानी से स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, अगर नहीं बैठा है तो उसका भी आपके पास इलाज है। अब इलाज क्या है वह आप ध्यान से सुनिए। आप अपनी कुंडली खोलिए और यह देखिए कि शनि किस भाव पर बैठा है, और जहां पर भी बैठा हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि अगर आपका शनि लग्न में बैठा है तो देखिए लग्न सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, वह भाग्य से भी ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि लग्न आपका प्रथम स्थान होता है। तो अगर शनि लग्न में ही बैठा है आपके, तो आप याद रखिए कि उसकी कीमत भाग्य स्थान जैसी ही होती है लग्न की। लेकिन अगर वह लग्न में नहीं बैठा, मान लीजिए, अब वो मान लीजिए तीसरे स्थान पर बैठा है, तो तृतीय स्थान जिन जिन कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखें तृतीय स्थान नवम भाव से सप्तम होता है। जो भी ग्रह तृतीय स्थान में बैठेगा वो नवम भाव को जरूर एक बार देखता है। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि अगर आपका शनि तृतीय भाव में बैठा है तो आप धार्मिक यात्राएं करिए, आप धार्मिक यात्राएं करिए। आप कुल मिलाकर के अपने आप को नए जमाने की जो भी टेक्नोलॉजी है उन सब का प्रतिनिधित्व तृतीय भाव करता है। साहस, धैर्य, पराक्रम का भाव भी तृतीय है। और याद रखें तृतीय भाव चतुर्थ से 12वां पड़ता है, तो चतुर्थ भाव हमारा घर है, तो चतुर्थ से 12वां हुआ तो 12वें का मतलब सबसे दूर स्थान। अगर आपको ये शक्तियां प्राप्त करना है तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कुल में, क्योंकि 12वें भाव को वीराना कहते हैं, तो वीराना का मतलब क्या होता है, निर्जन स्थान। तभी तो आपको चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त, भाव सागर में बीच में रहकर नहीं लोगों के बीच प्राप्त होंगी। तो आप तृतीय भाव का कार्य करिए। इसी प्रकार जहां पर भी ग्रह बैठा हुआ है शनिदेव, उससे संबंधित कार्य करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से कार्य हैं, तो मेरा ये नंबर दिया गया है। आप कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, कोई भी विश्लेषण कराना चाहें, या ये चमत्कारिक शक्ति से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।